हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एटम चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटम हमारा क्या होता है। किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट को हम एटम कहते हैं। एटम के अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये हमारे एक एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जो कि हमारे नेगेटिव चार्ज के होते हैं। हेंस एटम इज़ अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस मॉडल को पढ़ने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंटल मॉडल दिए थे जिन्हें हम अब आगे पढ़ेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले मॉडल आया था वो था हमारा थॉमस प्लम पुडिंग मॉडल। इसी मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो हमारा वाटरमेलन होता है जिसमें रेड पार्ट हमारा पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है एंड जो हमारे उसके अंदर सीड होते हैं वो हमारे नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। हेंस जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक वाटरमेलन के अंदर होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये किसने कहा था? थॉमस ने। अब इसमें क्या कहा है? थॉमस प्लम पुडिंग मॉडल। यहाँ पुडिंग का मतलब किसी मिठाई से या खीर से है जो हमारा पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है एंड उसमें जो प्लम मीन्स जो उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमारे नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेंस एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इनने क्या कहा था? एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मैटर इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मैटर लाइक प्लम इन पुडिंग और सीड्स इन वाटरमेलन। ये किसका मॉडल था? थॉमस प्लम पुडिंग मॉडल। अब हम लिमिटेशन ऑफ थॉमस प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ेंगे। तो लिमिटेशन क्या थी थॉमस मॉडल की कि वो इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट दिया था रदरफोर्ड ने। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो अल्फा स्टीयरिंग एक्सपेरिमेंट था जिसका रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कौन? थॉमस। तो वो क्या है उसकी लिमिटेशन? दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड अल्फा स्टीयरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो अपने दो एसोसिएटेड साइंटिस्ट गीगर और मार्टिन के साथ मिलकर एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने मीन्स की एटॉमिक मॉडल को सजेस्ट किया था। उनने क्या किया? उनने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था जिसमें गोल्ड की शीट थी। उन्होंने गोल्ड की ही शीट क्यों ली? क्योंकि जो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, 79 होता है, तो उसका न्यूक्लियस भी बड़ा होगा और जो गोल्ड होता है वो मोस्ट मेलेबल मटेरियल होता है जिससे उसकी पतली शीट मिल गई। यहाँ पे उनने जिंक सल्फाइड की कोडिंग ली और यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लिया था। तो उनने क्या देखा? उनने ऑब्जर्व किया कि जब रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल्स गए तो कुछ पार्टिकल्स 1 डिग्री के एंगल्स में गए और 1 से 8000 तक जो जिनने एंगल बनाया मोर देन 1 डिग्री। ओनली 0.14 पार्टिकल्स थे जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाते हुए गए। तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 पार्टिकल्स ऐसे थे जो 180 डिग्री में गए और वापस आ गए। मीन्स जैसे वो गए थे वैसे ही वापस आ गए। अब इसकी ऑब्जर्वेशन में पढ़ लेते हैं हम। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट unaffected within 1 degree. Only 1 to 8000 defected more than 1 degree. Only 0.14% particles defected more than 90 degree. Hardly any particle defected by 180 degree. ये थी हमारी रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन। तो अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन ऑफ एटॉमिक मॉडल। तो उनने क्या कहा था? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज़ एम्प्टी। जो एटम में बहुत सारा स्पेस है जो खाली है क्योंकि जो पार्टिकल्स थे वो 1 डिग्री के एंगल में चले जा रहे थे। दूसरा है होल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द एंटायर मास इज कंसनट्रेटेड इज अ वेरी स्मॉल रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड कोर और न्यूक्लियस। जो एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंटर में स्मॉल रीजन में है जिसे हम कोर या फिर न्यूक्लियस कहते हैं। द कोर ऑफ द nucleus is surrounded by clouds of electrons called electrons. The necessary
सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस या फिर कोर है वो सराउंडेड होता है क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उनमें एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे न्यूक्लियस। ये था हमारा कंक्लूजन ऑफ एटॉमिक मॉडल। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस थी कुछ रदरफोर्ड के मॉडल की, वो क्या थी। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। लिमिटेशन क्या थी रदरफोर्ड की, कि रदरफोर्ड क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन रीज़न बिहाइंड लाइक स्पेक्ट्रम। वो लाइक स्पेक्ट्रम के रीज़न को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन, रदरफोर्ड। दो टाइप के स्पेक्ट्रम थे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, जिन्हें रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट है हमारा इट कुड नॉट एक्सप्लेन रीज़न बिहाइंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जैसे एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर, तो वो जब रिवॉल्व करेगा तो वो कुछ एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करते करते एक दिन पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कौन, रदरफोर्ड। तो अब हमारा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमारा क्या होता है। इट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द गोल्ड न्यूक्लियस अप टू विच द अल्फा पार्टिकल्स कैन रीच। मीन्स अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के कितने पास जा सकता है, इसे ही हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, आर नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 टू ZE² अपॉन 1/2 mv²। ये किसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वेलोसिटी वेक्टर से और सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस से। इम्पैक्ट पैरामीटर गिव्स ट्रेजरी एंड स्टैटिक एंगल ऑफ पार्टिकल्स। जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो ट्रेजरी एंड स्टैटिक एंगल ऑफ पार्टिकल्स देता है। अगर लेसर हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा, लार्जर हमारी स्टैटिक होगी। इसका फॉर्मूला होता है B=K ZE² cot θ/2 अपॉन KE मीन्स काइनेटिक एनर्जी। ये किसका फॉर्मूला होता है, इम्पैक्ट। बच्चों अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, जब कोई गैस को हम हीट करते हैं तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती है और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिलीज करती है। इसे ही हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक कोई इलेक्ट्रॉन है जो अपनी ग्राउंड स्टेट जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी एंड अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट जिसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड एनर्जी में गया तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब जब वो अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो वो अपनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को रिलीज़ करेगा। इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ वेवलेंथ होगी। अगर ये वेवलेंथ विजुअल रीजन में लाई करती है तो हम इसे लाइट के फॉर्म में देखेंगे, मींस अलग अलग कलर के फॉर्म में दिखेंगी। तो इस इमिशन में हमें अलग अलग सीरीज़ ऑफ वेवलेंथ मिलेंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब ये स्पेक्ट्रा दो टाइप के होते हैं, एक तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और दूसरा हमारा लाइन स्पेक्ट्रा। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में क्या होता है, अगर लाइन से सभी वेवलेंथ ऑब्टेन हो रही हैं तो उसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलेंगे। जैसे कि ये हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, इसमें हमारी लाइन से सभी वेवलेंथ ऑब्टेन हो रही है। लेकिन अगर हमें एक सर्टेन वेवलेंथ में ही कलर फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं तो इसे हम लाइन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। अब हम लाइन स्पेक्ट्रा को डिटेल में पढ़ते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा हमारे दो टाइप के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, हम किसी हॉट गैस की वेवलेंथ को प्रिज्म से पास कराते हैं तो हमारे कहीं कहीं पे हमें वेवलेंथ देखने को मिलती है, तो इसे ही हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। अब है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, हम किसी हॉट मैटर में जो वेवलेंथ होगी उसे कोल्ड गैस से पास कराएंगे और फिर उसे प्रिज्म से पास कराएंगे, तो हमारी कहीं कहीं पर
जो वेवलेंथ है वो नहीं दिखेगी और वो ब्लैक के फॉर्म में दिखेगी, तो इसे ही हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये था हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, जो रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशन थी उन्हें ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था बोहर एटॉमिक मॉडल ने। बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती हैं, तो इन्हें ही हम पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में बोहर एटॉमिक मॉडल ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। उस चीज़ के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर हमारी दूसरी लिमिटेशन थी है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और एक दिन जो एटम है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में, जो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते। तो उनके लिए उनने क्वांटम कंडीशन दी थी, जिसमें उनने बोला था जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट में, उनका एंगुलर मोमेंटम होता है L=NH/2 पाई। यहाँ L एंगुलर मोमेंटम है, तो इसका फॉर्मूला होगा mvr=NH/2 पाई। यहाँ n जो है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। एंड h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की हमारी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻35 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड। ये हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब है हमारा स्टेशनरी ऑर्बिट। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ऑर्बिट क्या होता है, कि जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जो डज नॉट रेडिएट एनर्जी, ये रेडिएट नहीं करते एनर्जी को, और जो रेडिएट नहीं करते ऑर्बिटल्स एनर्जी को, उसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अब है हमारी फ्रिक्वेंसी कंडीशन। फ्रिक्वेंसी कंडीशन में जो एटम रेडिएट करते हैं एनर्जी को, उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करते हैं वन स्टेशनरी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी में टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला होता है E2 माइनस E1 ये इसका फॉर्मूला होता है। इसे ही हम Hν=E2 माइनस E1 भी लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है μ=E2 माइनस E1/H। ये हमारा हो गया फ्रिक्वेंसी कंडीशन। ये थे हमारे पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट होता है या हमारा फर्स्ट एनर्जी स्टेट होता है, उसमें n की वैल्यू 1 होती है। फिर सेकंड हमारा आता है फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, या हमारा सेकंड ऑर्बिटल, इसमें हमारी n की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट या जो थर्ड ऑर्बिटल होता है, उसमें हमारी n की वैल्यू 3 होती है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल है, इसमें n की वैल्यू 1 है, सेकंड ऑर्बिट में हमारी n की वैल्यू 2 है, एंड थर्ड ऑर्बिटल में हमारी n की वैल्यू 3 है। ऐसे ही हमारे ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे और n की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। वह हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। तो इसका फॉर्मूला होता है v=2 पाई k Z² ये हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है हमारा E=-13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। तो अब इसके लिए हम वैल्यू निकालते हैं। अगर हमारी n की वैल्यू 1 है, तो हमारा होता है E=-13.6/n² होता है, तो 1 का स्क्वायर -13.6। ये हमारा E1 की वैल्यू हो गई। अब हम फाइंड करेंगे E2 की वैल्यू। है हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है E=-13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला होता है हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो अगर हमारी एनर्जी की वैल्यू मतलब E की वैल्यू 1 है, तो E1 हो जाएगा हमारा -13.6/n² होता है, तो 1 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -13.6। ये हमारी E1 की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे E2 की वैल्यू। तो E2 के लिए जो हमारा n की वैल्यू होती है वो 2 हो जाएगी, तो E2=-13.6/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 4, तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी
-3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी E2 की वैल्यू आ गई। ऐसे हम E3 E4 सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो एनर्जी होती है इसकी पॉजिटिव वैल्यू हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। मींस अगर E1 की वैल्यू बात करें तो वो E1 की वैल्यू हमारी -13.6 होती है। उसी में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो पॉजिटिव ऑफ 13.6 हो जाएगा। E2 की वैल्यू हमारी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और उसी में हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल जो एनर्जी जो होती है वो हमारी 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारा काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है। जैसे हम फर्स्ट के लिए निकालते हैं तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 13.6, ये हमारे फर्स्ट के लिए होती है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब हमें कुछ बातें याद करनी होती हैं। तो हमारा हाइड्रोजन के लिए E की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है n² के, R की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n² के, और फॉर अदर के लिए हमारा R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z और E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²/n²। हमारा स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसका फॉर्मूला होता है 1/λ = R ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। इसमें n1 हमारा लोएस्ट ऑर्बिटल होता है, n2 हमारा हायर ऑर्बिटल होता है एंड r हमारा रुडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1.097 × 10⁻7 मीटर। हमारा सीरीज़ ड्यू टू ट्रांजिशन, अगर हमारी n की वैल्यू 1 होती है तो ये लाइमन सीरीज़ में आता है जिसमें अल्ट्रा वायलेंट रीजन आता है। n की वैल्यू 2 होती है तो बाल्मर सीरीज़ आता है जिसमें विजुअल रीजन आता है। n की वैल्यू 3 होती है तो इसमें पास्चन सीरीज़ आता है जो इंफ्रारेड में होता है। n की वैल्यू 4 होती है तो ये ब्रैकेट सीरीज़ में आता है, ये भी इंफ्रारेड में आता है। एंड n की वैल्यू 5 होती है तो फुंड सीरीज़ में आता है जो हमारा इंफ्रारेड में आता है। जो ये था वन शॉट वीडियो ऑफ एटम। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दिए ताकि मेरा फर्स्ट में वीडियो आते आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।